नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी कंप्यूटर की सीरीज़ में स्वागत है। आप सभी को पता है कि इस सीरीज़ में हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, उन सभी को हम कवर करके एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन किया है हमने, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चंस के साथ उनकी डिटेल्ड जो है व्याख्या भी देख रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो वो हम सब कवर कर लें। और जो भी साथी ये सीरीज रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको अब जो है, अब वो किसी मॉक टेस्ट या कहीं की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते होंगे तो उनको इस क्लास की, इस सीरीज की इंपॉर्टेंस पता चलती होगी कि यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में नहीं, आपके जो डेली लाइफ जो एग्जाम्पल्स हैं, जो आपके दैनिक जीवन है वहाँ से जुड़े हुए जो एग्जाम्पल्स हैं उनको उठाते हैं, और कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं उनका एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ की एग्जाम्पल से जोड़ करके हम बताने की कोशिश करते हैं। जो साथी आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी क्लास देखिएगा, क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले आपको जितने भी हमारे कंटेंट हैं वो मिल सकें। और जो साथी रेगुलर क्लास फॉलो कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास देखने के बाद एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और हम प्रिंटर, इन तीन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इस टॉपिक से जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और अब जो है क्वेश्चन जो है पूछे भी नहीं जा रहे हैं। इस टॉपिक से हमने देखा कि काफ़ी कम क्वेश्चन मतलब यहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो पहले तो ये जानिए कि इनपुट डिवाइस क्या होती है कंप्यूटर में और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है, आज हम आपको जो है एक दूसरे सॉफ्टवेयर पे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कोशिश है कि थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग जो है ना थोड़ी सी साफ दिखती है, हमने देखा इसका यूज किया 2-3 दिनों से, तो हमने सोचा कि अभी तक जो राइटिंग का इशू था उसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग आपको सही दिखेगी। ठीक है, बताइएगा कि कैसी लग रही है, आज राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी, आप लोगों ने शिकायत की कि थोड़ा सा राइटिंग समझ में नहीं आती। तो हम ढूंढ ही रहे थे कि कुछ नया सॉफ्टवेयर मिले जहाँ थोड़ा सा इशू कम हो, क्योंकि बोलने के साथ लिखने में राइटिंग तो ऐसे भी गड़बड़ है, लेकिन जब क्लास जिस फ्लो में चल रही है उसके साथ में लिखने में राइटिंग और ख़राब हो जाती है। तो हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिजिटल बोर्ड में, वहाँ पे राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाती है, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड पे तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम ढूंढ रहे थे जो कि टैब पे सही से चल जाए। हालांकि ये थोड़ा सा सही वर्क कर रहा है। तो पहले समझिए इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस एकदम साधारण भाषा में जानिए कि इनपुट जो हमारे आपके इंस्ट्रक्शन को, जो हमारे आपके आदेश को, ऐसे समझिए जो हम आप करवाना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कि भाई ये करो। तो हमारे आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी आपकी जो कमांड है उसको कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ठीक है, इन करता है, इनपुट हमारे आपके इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को इनपुट करता है, कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जैसे अगर हमें मान लीजिए गूगल पे सर्च करना है तो कीबोर्ड से जाएंगे, जो सर्च करना है कीबोर्ड में इंटर करेंगे ना, वो बटन प्रेस करेंगे तो वो चीज़ें टाइप हो जाएंगी। तो यानी कि हम जो करना चाहते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको जो कंप्यूटर तक पहुंचाए वो इनपुट होता है। अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है, सूचना मिल गई जो हम देना चाहते थे, सूचना या हम कहें या फिर आदेश कहें जो हमें देना था, कमांड बोलें, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर को मिल गई। फिर इसके ऊपर क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है, ये जब ये कंप्लीट हो जाता है, जो हमने काम उसको दिया वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो हमको हमारे काम का एक आउटपुट देता है। आउटपुट समझिए, ये इंस्ट्रक्शंस जो है हमारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल पे प्रोसेस होकर हमें आउटपुट पे जो मिलता है, आउटपुट दिखाने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो जो जहाँ से हमें आउटपुट दिखता है वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जहाँ से हमारे इंस्ट्रक्शंस जाते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे मान लीजिए कपास है, आपका कपास कच्चा माल है, कपास जाता है फैक्ट्री में, वहाँ पे जहाँ पे वो गया वो इनपुट है, जहाँ से उसको भेजा गया। फिर वो बनता है, बढ़िया शर्ट टी शर्ट मिल गया, वो आउटपुट निकलता है। फिर आप जब जाते हैं दुकान पर खरीदते हैं तो जो दुकानें होती हैं वहाँ पर क्या होता है, आपको दिखता है हाँ ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट है, ये रेशों से बना है। ठीक है, तो वो है, होता है आउटपुट। ये हम इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब जहां पे वो चीज़ें इनपुट, जैसे मान लीजिए ये हमारा टैब है, ठीक है, हम इस पे लिख रहे हैं, तो अब हम पेन है ना, पेन का यूज करके इस पे ये देखिए जैसे लिखे अपने, तो ये अब ये पेन ये क्या कर रही है, ये इनपुट कर रही है जो हम लिखना चाह रहे हैं। जैसे का हमने लिखा, ए लिखा हमने, तो ये क्या कर रही है, ये लिख रही है। और आउटपुट कौन है, अब हम जो लिख रहे हैं हमको कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ें लिखी हुई है। आउटपुट ये हमारा डिस्प्ले है जहाँ पे हम ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है इनपुट आउटपुट। हमें लगता है आप सबको पता भी होगा जनरली चीज़ें, तो हम थोड़ा सा हम सोचे बता दें आपको, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनपुट। अब आपका माउस होता है, माउस क्या करता है, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है वो हम जैसे क्लिक करते हैं ना, तो ये हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाता है ना। क्लिक करने का मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं, जब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, माउस की सहायता से। ये इनपुट हमारी डिवाइस है। कीबोर्ड हमारी इनपुट है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कीबोर्ड तो इनपुट है ही है, कीबोर्ड है, माउस है। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर प्रिंटर के जैसे होता है। प्रिंटर स्कैनर में आपको अंतर पता है, आजकल जो प्रिंटर आते हैं,
जो 2-in-1 होते हैं, जिसमें प्रिंटिंग और स्कैनिंग दोनों का काम होता है। जैसे ये मेरी बुक है, बुक को इस पर रखेंगे, अब इस बुक को हमें कंप्यूटर तक पहुंचानी है तो स्कैन करेंगे ना, इसको स्कैन करके ये जो चीज़ें हैं ये कंप्यूटर में पहुंच जाएंगी, ये होता है स्कैनर। अब ये जो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर पे कोई हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको प्रिंट करना है, इसी का काम कौन करता है? प्रिंटर। ठीक है, हालांकि आजकल के जो प्रिंटर आते हैं उसमें दोनों ऑप्शन होता है, प्रिंटर भी होता है, स्कैनर भी होता है। ठीक है, तो स्कैनर क्या करता है? स्कैन करके जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो ये भी इनपुट मतलब हमारी चीज़ों को कंप्यूटर में पहुंचा रहा है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर हमने बताया ये होती है आपकी आउटपुट डिवाइस, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिंट करने का काम कौन करता है? आपका प्रिंटर करता है। अब आशा है कि हमें वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्याख्या करने वाली चीज़ें थी नहीं, क्योंकि आप सबको हमें पता है कि इतनी चीज़ें तो पता ही होंगी, और नहीं भी पता होंगी तो जितनी जरूरी चीज़ें थी हमने आपको उतनी चीज़ें बता दी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फिर सेम क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो बताइए, कीबोर्ड? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ कीबोर्ड है। प्रिंटर? ये सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग बार दो परीक्षाओं में पूछा गया था, 2 बार यहाँ पे शामिल हो गया है, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगला है कि पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से किस डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसको बताना है कि ये कौन सी डिवाइस के बारे में पॉइंट एंड क्लिक का यूज होता है। आप सबको पता होगा कि जो आपका माउस होता है, माउस में देखिए माउस का ऐसे कर्सर होता है ना, ऐसे तीर के तरीके से ऐसे निशान बना होता है। ठीक है, अब आप जिस पॉइंट पे इसको ले जाके, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे, इस माउस तो सब लोग यूज किए होंगे ना, जहाँ पे ले जाके इस पर क्लिक करते हैं वहाँ पे क्लिक हो जाता है। जैसे मोबाइल में जो टच का काम होता है, कंप्यूटर में अगर आपकी स्क्रीन टच नहीं है तो माउस क्या करता है? आप उस पॉइंट पे गए, वहाँ पे क्लिक किए तो वो चीज़ ओपन हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट एंड क्लिक का सिद्धांत है ये वर्क किसके लिए करता है? माउस के लिए। ठीक है, माउस के लिए पॉइंट एंड क्लिक सब आप सभी को पता होगा। अगला है कि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की शैली, जो QWERT वाला कीबोर्ड होता है, आप कहेंगे ये क्या होता है? तो हम बताते हैं क्या होता है, ऐसे रुकिए। देखिए अभी ये जो कीबोर्ड आ गया है, आप स्क्रीन पे कीबोर्ड आप सबको दिखाई दे रहा होगा, तो ये देखिए कीबोर्ड जो आ गया है, इन जनरली हम जो भी हम नॉर्मल अपना यूज, जो अभी हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड का यूज करते हैं वो QWERT शैली का होता है। QWERT शैली का क्या है? देखिए ये है Q, ये है W, ये है E। एक सेकेंड, आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? देखिए जैसे ये है Q, देखिए यहाँ पे ये है W, ये है E, ये है R, ये है T, ये है Y। तो इसीलिए इसको QWERTY, जो इसकी टॉप वाली लाइन रो होती है, टॉप वाली लाइन होती है, वहाँ पे QWERTY लिखा होता है, तो इसीलिए इसको QWERTY शैली बोलते हैं। और हम आप जनरली जो है इसी शैली वाले कीबोर्ड का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यही आया कि इस शैली वाला जो कीबोर्ड था इसका आविष्कार किसने किया था, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इसके साथ कई और टॉपिक्स को भी, कई और पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस शैली के कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे डालिए QWERTY, ये है इस शैली का कीबोर्ड। इस शैली के कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, अब हमें देखेंगे। तो एक लोग थे जिनका नाम था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। इन्होंने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था इस शैली के कीबोर्ड का। ठीक है, अब ये जो कीबोर्ड होता है इसमें आपसे पूछा जाता है कि सामान्यतः इसमें कितनी कीज होती हैं, मतलब कितनी बटनें होती हैं। तो याद रखना है आपका, इसका मतलब स्टैंडर्ड कोई नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी बटनें होती हैं, लेकिन सामान्यतः जो कि ये कीबोर्ड होते हैं इसमें आपके 101 से 104 जो है कीज होती हैं। ठीक है, 101 से 104 की के बीच में इसमें लगभग सामान्यतः कीज होती। अब आप इस पे टेंशन ना लीजिएगा कि QWERT का शैली का ये कीबोर्ड है क्या, तो ये कुछ नहीं है। जनरली जो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, जो हमारा कीबोर्ड यूज होता है वो QWERT शैली वाले का हम यूज करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन भी उसी से आया है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बारे में एक बात आपको और याद रखनी है, पूछा जाता है कि इसमें कितनी टाइप्स की कीज होती हैं। तो ठीक है, इसमें जितनी भी कीज होती हैं उनको हम कई सारे टाइप्स में बांटते हैं। अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं, तो आप देखिए, एक सबसे पहले होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। ये क्या होती हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक। आज हम थोड़ा सा लिखने पे फोकस कर रहे हैं कि राइटिंग थोड़ा सा सही से दिखे, तो इससे थोड़ा सा क्लास स्लो रहेगी। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हो गई। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं? तो देखिए जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, क्या हैं? जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं A से Z तक, यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे अल्फ़ाबेट्स? 26 हो गए। और जो हमारी नंबर्स हैं, नंबर्स कितने होते हैं? तो 0 से 9 तक। अब आप ये बताइए 0 से 9 तक कितने नंबर हुए? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है 9 वाले तो कोई नहीं है, 0 से 9 तक 9, तो 0 से 9 तक टोटल 10। कितने नंबर हुए? 10। 1 से 9 तक और 0 हो गए कितने? 10 नंबर। तो सबसे पहली होती है हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़।
ठीक है। और कौन सी कीज होती है, मतलब जो आपके कीबोर्ड में कीज होती हैं उनको कई सारी कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि अल्फा न्यूमेरिक कीज हो गई। और कौन सी होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक के बाद होती हैं आपकी फंक्शन कीज। क्या होती हैं, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज, फंक्शन में कौन कौन आता है, तो आपकी जो फंक्शन कीज होती हैं इसमें जो मुख्यतः आती है आपकी जो फंक्शन कीज होती हैं, जिसे आप कीबोर्ड देखिएगा तो ऊपर उसमें F1 से लेके F12 तक ऐसे लिखी रहती हैं, तो इनको बोलते हैं फंक्शन कीज। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन से टाइप की कीज होती हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी मॉडिफायर, यानी कि कॉम्बिनेशन कीज उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन या फिर मॉडिफायर कीज उनको बोला जाता है। वो कौन सी हैं, मॉडिफायर कीज। ये क्या होती हैं, तो इनको एक नाम और बोला जाता है, इनको कॉम्बिनेशन कीज भी बोला जाता है। कॉम्बिनेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आप अकेले नहीं कर सकते। मतलब अगर इनका केवल अकेले इस्तेमाल करेंगे ना, केवल इस की का यूज़ करेंगे, जैसे ए का आपने बी का, सी का, डी का यूज़ किया तो ABCD कीबोर्ड पे लिख उठता है, लेकिन इनको अकेले अगर आप प्रेस करेंगे, इनको दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये अकेले किसी काम की नहीं होती हैं। ये अकेले किसी काम की नहीं होती हैं, किसी के साथ में ही यूज़ होती हैं, इसीलिए इनको कॉम्बिनेशन कीज बोला जाता है। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन सी हैं, तो कंट्रोल आप देखे होंगे, कंट्रोल की जो होती है ALT होती है, शिफ्ट होती है, इन सब का अकेले यूज होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इन सब का अकेले कोई यूज नहीं होता, बल्कि किसी और के साथ में इनका यूज होता है। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ इतने ही प्रकार की कीज होती हैं, तो कुछ और भी कीज होती हैं। जैसे आपकी हो गई, एक होती है, उसको बोलते हैं, उनको पूरे समूह को बोलते हैं टॉगल कीज। ये क्या होती हैं, तो ये इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये समझिए कुछ विशेष फंक्शन को ऑन ऑफ करती हैं, कुछ विशेष फंक्शन को क्या करती हैं, ऑन ऑफ करती हैं। अब वो कौन सा फंक्शन होता है जिसको ये ऑन ऑफ करती हैं, तो आपको याद रखना है कि जैसे इनको अगर ऑन, ये हरदम ऑन नहीं रहती, जब आप इनको ऑन करोगे तो वो फंक्शन ऑन रहेगा, आप इनको ऑफ कर दोगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऐसा कौन सा चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे होता है कैप्स लॉक। अगर आप इसको ऑन करोगे तो सारा चीज़ें क्या होगी, कैपिटल लेटर में, कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखने के लिए, जैसे आप कीबोर्ड में वैसे तो शिफ्ट दबा करके, अगर शिफ्ट प्रेस करके कोई लेटर लिखोगे तो वो कैपिटल में लिखा जाता है, लेकिन अब आपको पूरा ही कैपिटल में लिखना है सब कुछ, तो उसके लिए क्या यूज़ होती है, उसके लिए कैप्स लॉक का यूज किया जाता है। ठीक है, और वैसे ही जो आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज होती हैं, अगर आप न्यूमेरिक लॉक कर दोगे, ऐसे न्यूमेरिक लॉक कर एक बटन होती है, तो न्यूमेरिक कीज को आप प्रेस करोगे तो कुछ भी इनपुट नहीं लेगा वो, तो कैप्स लॉक हो गई, न्यूमेरिक लॉक कीज हो गई। ये सब कहाँ से आती है, ये सब आपका टॉगल कीज वाले समूह में आती हैं। अब आगे देखेंगे आपकी एक कुछ होती हैं, इनको हम स्पेशल पर्पस की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कीज। ये कौन सी होती है, इसको भी लिख लीजिए, स्पेशल पर्पस कीज में, स्पेशल पर्पस कीज ये क्या होती हैं, तो ये आपकी होती हैं, जैसे इनसे कुछ स्पेशल काम किया जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे देखिए, उस पर कीबोर्ड पे देखिएगा कंप्यूटर वाले, उसमें एस्केप की होती है, ESC लिखा होता है। ये किस लिए होती है, ये होती है जैसे आप कोई कमांड चल रहा है उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो एस्केप की प्रेस करेंगे तो जो भी कमांड चल रहा है, चल रहे कमांड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, चल रहे कमांड कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, इंटर। इंटर किस लिए होता है, जैसे किसी कमांड को आपको चलाना है तो आप इंटर करोगे तो कमांड, वो कमांड क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट, यानी कि वो कमांड रन होने लगता है। ठीक है, कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे कुछ और, तो इसमें हाँ, जैसे आप एक उसमें बटन होते हैं जिसमें लिखा रहता है प्रिंट स्क्रीन। इसका मतलब होता है कि आपको अगर आपके डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए इसका यूज होता है, स्क्रीनशॉट के लिए, ऐसे समझिए। ठीक है, अब इतनी टाइप्स की कीज आपको याद रखनी है। हमने एक क्वेश्चन आया था जो कि कीबोर्ड से रिलेटेड था, तो कीबोर्ड से रिलेटेड हमने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए। पहला बताया कि QWERTY शैली जी को जो कीबोर्ड है, जिसको हम सामान्यतः यूज करते हैं, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था, तो क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने किया था, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। जिसमें कि सामान्यतः 101 से 104 कीज होती हैं। हमने बताया अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं, मॉडिफायर कीज होती हैं, टॉगल कीज होती है, स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी, बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्डमालाओं की कीज होती है। वर्डमाला मतलब अल्फ़ाबेट की कितनी कीज होती है, तो हमने ऊपर ही बताया कि 26 होती हैं। जिसको देखना हो तो जाइएगा आप कीबोर्ड में गिन लीजिएगा। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 कीज होती हैं इंग्लिश की। ठीक है, हिंदी वाले अल्फ़ाबेट की कीज नहीं होती है, बल्कि सब अलग अलग उसमें बटे होते हैं। कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको 2 कीज की सहायता से लिखा जाता है। तो कीबोर्ड पे बेसिकली अल्फ़ाबेट इंग्लिश वाला होता है, उसी पे बेस्ड होता है, तो उसकी 26 कीज होती हैं। आप जा करके गिन लीजिएगा, A से Z तक आपको सारे लेटर्स मिलेंगे। ठीक है,
अगला है कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है। तो आप कहेंगे नहीं, आउटपुट हमें थोड़ी ना दिखाता है, ये स्टोरेज थोड़ी ना है, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है, ये किस प्रकार की डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का यूज व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण, आप कहीं भी जब टेस्ट देने जाते हैं तो पूछ रहा है वहां पे किस डिवाइस का यूज किया जाता है। टेस्ट देने नहीं जाते, जो आपका इसका यहाँ पूछने का मतलब है, जैसे जो आप योग्यता परीक्षण में यूज होता है, आपकी OMR सीट्स यूज होती है ना, तो इनको टेस्ट करने के लिए OMR सीट्स जहाँ चेक होती हैं, वो एक डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है OMR। ठीक है, तो OMR क्या करता है कि ऑप्टिकल आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है OMR। वो ये वर्क कैसे करता है पता नहीं, हमने आपको एक भी बार बताया है कि नहीं बताया, बताया था हमने OMR के बारे में। OMR कैसे काम करता है, जैसे आप ऐसे गए, आपने अपनी OMR शीट में ऐसे वहाँ पे सीट्स होती है, ऐसे A ऑप्शन है, B है, C है, D है, तो आपने मान लीजिए इसको ऐसे रंगीन कर दिया, यहाँ पे इसको ऐसे इस पर ब्लैक कर दिया, ठीक है, ये खाली यहाँ पे इसको कर दिया। अब देखिए ये डिवाइस ऐसे वर्क करती है कि इस पर लाइट आती है, लाइट आती है तो लाइट इन सारे ऑप्शन से रिफ्लेक्ट होती है। अब जिस पे आप ब्लैक कर देंगे वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक कलर क्या होता है, उसको सारे को प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो वो फिर जहाँ जिस ऑप्शन से रिफ्लेक्ट नहीं हुई है लाइट, वो उसी को सही मान लेता है। तो ऐसे ही आपकी OMR शीट को पूरा स्कैन करता है और जो आपने आंसर लगाया है उसको वो सॉफ्टवेयर में ले जाता है, वहाँ पे आंसर की होती है उससे मैच करता है। तो बेसिकली ये कौन सी डिवाइस है, वो कौन सी चीज़ है, उसको बोलते हैं OMR। और OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तो उसको हिंदी में लिखा है ऑप्टिकल मार्क पहचान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बारकोड रीडर। तो जो बारकोड को रीड करता है, ठीक है, वो डिवाइस होती है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर होता है, आप जो बैंक चेक होते हैं ना, ये क्या करता है, जो बैंक चेक होते हैं उनको रीड करने में इसका यूज होता है। जो बैंक चेक होते हैं उसके नीचे जो है ना, कुछ इनकोडिंग में संख्याएं लिखी होती हैं, कुछ संख्याएं लिखी होती हैं, कुछ इनकोडिंग्स वहाँ पे लिखी होती है। उस इनकोडिंग को रीड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपकी जो ये मशीन होती है MICR, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसको क्या बोला था, MICR। इसका यूज किस लिए होता है, बैंक चेक को रीड करने के लिए। आपको इतना याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक और होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उसको यहाँ पे लिखा नहीं है, वो आप याद करिए। ऑप्टिकल OCR उसको बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको लिख देते हैं अच्छे से, यहाँ पे लिखिए, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। लिखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, ये ऑप्टिकल, देखिए कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये काम क्या करता है ना, आप सब लोग इसका यूज करते होंगे। जो जैसे आपका जो हार्ड कॉपी है, कहीं हार्ड कॉपी है, ठीक है, हार्ड कॉपी है, अब इसमें जो टेक्स्ट लिखा है इसकी पहचान करने के लिए, टेक्स्ट की पहचान करके उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे, गूगल में जाइए, गूगल में जो कैमरा होता है उसमें आप आपकी जो बुक है उसकी फ़ोटो खींचिए, तो वो क्या कर देता है, फ़ोटो को ऐसे कुछ देर स्कैन करेगा कुछ टाइम, उसके बाद उसमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, आप उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वही चीज़ होती है OCR। वो कौन कर रहा है, वो काम OCR ही कर रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो OCR क्या करता है, जैसे जो भी टाइप है, जो अभी आपकी हार्ड कॉपीज़ है, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को क्या करती हैं, पहचानती हैं, और पहचान करके उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करती हैं। जैसे आपकी पूरी बुक पढ़ी, आपका नोट्स पढ़ा है, इसको टाइप करने में टाइम लगेगा, पूरा एक एक चीज़ टाइप की जाए, तो उसी को ये सॉर्ट आउट करती है, इस प्रॉब्लम को, कि जो OCR होता है वो आपकी बुक को स्कैन कर लेगा और उसमें जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं सबको पहचान लेगा और फटाक से डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो कौन करता है, वो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करता है, जिसको OCR बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का यूज करता है। जस्ट इसके पहले अभी हमने बताया वो कौन सी तकनीक है, वो है हमारी MICR है, अभी हमने इसके पहले डिस्कशन किया। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, हमने अभी इसके ऊपर बताया था। इसका राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें है नहीं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो बस फैक्ट हैं, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन करता है कि जैसे हम जब बोल रहे हैं, माइक्रोफोन क्या करता है, जो हम बोल रहे हैं इसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, बेसिकली इसको सुनता है। तो अब ऑप्शन देख के आप बताइएगा कि ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आकृतियां बनाता है, एक कागज पर छपे या लिखे गए अल्फा न्यूमेरिक वर्डों को पता लगाता है। ये तो नहीं है, ये कौन, अभी इसके बारे में बताया, ये काम कौन करता है, ये आपका OCR करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बार कोड को पढ़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है।
कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं तो ये बिल्कुल नहीं करता है ये काम भी। तो इसका राइट आंसर होगा कि जैसे हम जो बोल रहे हैं, जो ध्वनि तरंगे हैं, ये उन तरंगों को सुनता है और उनको कन्वर्ट करता है विद्युत किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम ये कौन करता है, आपका माइक्रोफोन करता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लिख रहा है कि कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। अच्छा ये बताइए, पहले आप जानिए सिस्टम यूनिट होती क्या है। कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का हिस्सा है कि नहीं है, इसके पहले हम ये देखेंगे कि सिस्टम यूनिट होती क्या है। तो देखिए, सिस्टम यूनिट में बेसिकली जो सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट आपसे पूछा जाए सिस्टम यूनिट क्या है, तो सिस्टम यूनिट के अंतर्गत जो सीपीयू होता है आपका, जो मेन सीपीयू बॉक्स होता है, उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, जैसे आपका सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपकी रैम हो गई। यानी कि जो ऐसे एकदम सिंपल भाषा में बोले तो जो आपका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, बॉक्स होता है, इसके अंदर जितनी चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका मदरबोर्ड हो गया, उसमें आपका सीपीयू प्रोसेसर रख दिया गया, ठीक है, उसके बाद हार्ड डिस्क लगा दी गई, रैम, तो ये जो होता है ये इनसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट, इससे बोलते हैं सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट। अब इससे जितनी डिवाइसें कनेक्ट की जाती हैं बाहर से, जैसे यहाँ पे मॉनिटर, यहाँ पे कीबोर्ड, यहाँ पे माउस, इनको बोला जाता है पेरीफेरल डिवाइसेस। यानी कि पेरीफेरल मतलब परिधीय, मतलब जो इसके चारों ओर जुड़ी हैं डिवाइसें वायर्स से या फिर बिना वायर के, अब तो वायरलेस तकनीक भी आ गई है, तो उसको बोला जाता है पेरीफेरल डिवाइसेस। तो आपको याद रखना है कि अब कीबोर्ड आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, सिस्टम है, सिस्टम डिवाइस है, तो आप कहेंगे नहीं, सिस्टम डिवाइस में इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है, बस इतनी ही चीज़ें क्या होती हैं सिस्टम डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, आप तो बोलोगे कीबोर्ड पेरीफेरल डिवाइस है। पूछेगा, मान लीजिए माउस पूछेगा, माउस क्या सिस्टम यूनिट का हिस्सा है, तो आप बोलोगे नहीं, माउस भी सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है। देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को, तो कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का हिस्सा है, तो आप कहोगे नहीं, नहीं है। यही हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत कथन की पहचान करनी है, तो गलत कथन हमारा यही पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि संक्षिप्त नाम यूएसबी का क्या अर्थ है। यूएसबी का हमने कई बार बताया है, यूनिवर्सल क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। हमने कई टाइप की आपको बस के बारे में बताया था। अब आपको पता नहीं चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं याद आ रही, ना याद आ रही हो तो जाइएगा आज पूरा ये टॉपिक रिवाइज करिएगा। हमने इसको पढ़ाया हुआ है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। हमने अभी बता भी दिया, लेकिन इसमें टिक नहीं करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट में करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि समानांतर पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजा जाता है। देखिए, पहले समझिए कि समानांतर पोर्ट क्या होता है। समानांतर पोर्ट का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैरेलल पोर्ट। क्या बोलेंगे, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट का क्या मतलब है, पैरेलल पोर्ट का क्या मतलब है, इसको समझिए। देखिए, जब हमें कंप्यूटर में, जैसे जो हमारा कंप्यूटर है, इसमें हमें कई सारी बिट्स को एक साथ भेजना होता है, कई सारी बिट्स को एक साथ भेजना होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पोर्ट है, ये वायर कनेक्ट हुआ है, इससे एक डिवाइस कनेक्ट हुई है। अब क्या होगा, अगर इस पोर्ट में एक वायर है, हमें 8 बिट्स भेजनी है, तो 8 बिट्स, पहले एक बिट जाएगी, फिर दूसरी बिट जाएगी, फिर तीसरी बिट जाएगी। तो ये कौन सी डिवाइस है, ये नॉर्मल आपका पोर्ट है। पैरेलल पोर्ट क्या करता है, जैसे आपको 8 बिट भेजना है ना, तो इसमें 8 अलग अलग वायर लगे होंगे। अब इन 8 वायर्स से एक बिट इसमें, एक बिट इसमें, एक बिट, 8 बिट साथ में यहाँ पे पहुँचेगी। तो अब देखिए, यहाँ पे 8 बिट मतलब डेटा जो है छोटा छोटे भागों में बंटकर पैरेलली समानांतर रूप में पूरा डेटा जा रहा है। मतलब यहाँ पे 8 बिट आपकी कैसे जाती, पहले एक गई, फिर पीछे से दूसरी आती, फिर तीसरी, यहाँ पे 8 बिटें 8 अलग अलग वायर में सीधे जा रही हैं। इस टाइप के पोर्ट को बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। क्या बोलते हैं, पैरेलल पोर्ट। मतलब पैरेलल पोर्ट के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ऐसा मेथड है, ऐसा पोर्ट या फिर ऐसा मेथड है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए, जिसमें मल्टीपल बिट्स, देखिए मल्टीपल मतलब कई सारी, जिसमें मल्टीपल बिट्स एक साथ, क्लास थोड़ा सा हो सके तो स्लो चल रही हो, लेकिन उसका रीज़न यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट दिखें और आपको हम चीज़ें काम भर के लिखते हुए चलें। बाकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कभी कभी होता है नोट्स 2-3 दिन लेट मिलता है, उसका रीज़न यही है कि बिजी रहते हैं, तो मॉर्निंग में हम ये क्लास या नाइट में लेट नाइट क्लास रिकॉर्ड करके निकल जाते हैं। ठीक है, पूरे दिन फील्ड में बीतता है, तो उससे होता है कि आए फिर क्लास रिकॉर्ड किए, उतना टाइम तो रहता नहीं है। तो अब जैसे जब भी फिर टाइम मिलता है तो वैसे वैसे हम भेजते रहते हैं, नोट्स वायर के जरिए भेजे जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए। पैरेलल पोर्ट क्या है, ऐसा पोर्ट है, ऐसा मेथड है जहाँ पे मल्टीपल बिट्स एक साथ अलग अलग वायर के जरिए भेजी जाती है। नॉर्मल पोर्ट में मल्टीपल बिट्स नहीं जाएंगी, एक एक बिट जाएगी, हमने बताया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल
पोर्ट। और पैरेलल पोर्ट के बारे में क्या कुछ और चीज़ें हमें पढ़नी है? तो बिल्कुल हाँ, कुछ हम और चीज़ें आपको बता दे रहे हैं पैरेलल पोर्ट के बारे में। पहली चीज़ लिखिए कि जो आपका स्टैंडर्ड पैरेलल पोर्ट होता है, मतलब नॉर्मल जो स्टैंडर्ड इसका पोर्ट होता है, उसमें कितनी बिट्स एक साथ जा सकती हैं? मल्टीपल तो गई, लेकिन एक साथ जो स्टैंडर्ड पैरेलल पोर्ट होते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब वो समझा करिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो मतलब बेसिकली हर जगह यूज हो रहा है, जो नॉर्मल कंपनियां यूज करती हैं, वो स्टैंडर्ड उसको बोला जाता है, ठीक है। जनरली जो जिसका यूज़ हो रहा है जिस पोर्ट का, तो 8 बिट्स जो स्टैंडर्ड आपका पैरेलल पोर्ट है उसमें 8 बिट्स डेटा। 8 बिट्स का क्या मतलब होता है? हमने बताया था कि 8 बिट की क्या होती है, एक बाइट होती है। तो अगर हम बोले एक बाइट डेटा या फिर 8 बिट्स डेटा एक साथ भेजा जाता है, 8 बिट्स डेटा भेजता है एक बार में, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अब इसका आप पूछ सकता है कि पैरेलल पोर्ट का यूज़ साधारणतः कहाँ होता है? तो जो आपकी जैसे प्रिंटर है, जहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका प्रिंटर है, आप जब आप कमांड देते हैं तो जो भी कंप्यूटर को प्रिंट करना है तो एक वायर के जरिए कनेक्ट होता है ना, तो वो उस पोर्ट जो होता है, उस प्रिंटर वाला जो पोर्ट होता है, या आपके मॉनिटर का स्कैनर हो गया आपका, ठीक है, स्कैनर हो गया, तो इन सब जगहों पे किसका यूज़ होता है? आपके पैरेलल पोर्ट का यूज़ होता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका क्वेश्चन क्या था कि समांतर पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समांतर पोर्ट में हमारा 8 बिट डेटा एक बार में भेजा जाता है। जो स्टैंडर्ड हमारा पैरेलल पोर्ट होता है उसमें एक बार में 8 बिट डेटा आपका भेजा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला एक निम्न में से CRT का पूर्ण रूप क्या है? तो CRT क्या होता है? आपको पता है कि अब LCD मॉनिटर आ रहे हैं, LED मॉनिटर आ रहे हैं, नई तकनीकें हो चुकी हैं। लेकिन पहले क्या था कि एक ऐसे बड़ा सा कंप्यूटर होता था, बड़ा सा डिस्प्ले होता था जिसके पीछे ऐसे निकला होता था, ठीक है। तो इसमें किसका यूज होता था? इसमें कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से क्या होता था? इसमें जिस तकनीक का यूज होता था उसका नाम क्या था? कैथोड रे ट्यूब। अब इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि कैसे ये वर्क करती थी, क्योंकि वहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है। पूछा जो गया वही बता रहे हैं। तो कैथोड रे जो आपकी ट्यूब होती थी उसके माध्यम से यहाँ पे क्या होता था? डिस्प्ले आपका, यहाँ पे चित्र जो छवियाँ होती थी वो बनती थी, ठीक है। जो पुराने ज़माना के टीवी होते थे, पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर होते थे, जो लैपटॉप आपके कंप्यूटर होते थे, जो ये बड़ा वाला जहाँ पे लगता था डिस्प्ले पीछे से निकला होता था, वो आपका कैथोड रे मॉनिटर होता था, ठीक है। तो ये किस सिद्धांत से काम करता था? इसमें कैथोड रे ट्यूब होती थी, उसी के माध्यम से छवियाँ इसमें बिगड़ती थी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी पता है आपको? जिसके घर में ये वाली टीवी रही होगी उन सबको इसकी प्रॉब्लम पता होगी। हालांकि अब पता नहीं आप लोग ये देखे होंगे, क्योंकि हम तो देखे हैं, क्योंकि हमारे घर में तो थी ये वाली टीवी। तो इसमें होता क्या है ना कि जब आप इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र ले जाते हैं, मतलब कोई चुंबक ले जाइए, तो ये ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता था। इसका जो कलर होता था ना, इसका जो कलर होता था पूरा डिस्टर्ब हो जाता था, अजीब से ऐसे नीचे ऊपर ऐसे अलग अलग पूरा कलर डिस्टर्ब हो जाता था। मतलब यहाँ पे जो छवियाँ होती थी ना, पूरे रंग बिगड़ जाते थे। इमेज जो इसमें बनती थी, जो छवि बनती थी, इमेज क्या हो जाती थी? धुंधली हो जाती थी, ठीक है, धुंधली हो जाती थी। और ये होता था, हम हमारे यहाँ टीवी जो थी उसमें होता था क्या कि यही वाली टीवी थी कैथोड रे ट्यूब वाली। तो वो क्या होता था ना, अगर उसके पास हम कुछ भी ले गए जिसमें चुंबक लगा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट जहाँ पे है, वो पूरा तुरंत वो पूरा बिगड़ जाता था, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता था ना, जो बहुत अच्छे ब्रांड्स होते हैं, जो बहुत अच्छे ब्रांड्स थे, वो एक प्रक्रिया होती थी, उसको बोला जाता था डिगॉस। क्या बोला जाता था? डिगॉस। इस प्रक्रिया को डिगॉस बोलते हैं। क्या करते थे? इसके चारों ओर मतलब एक ऐसे सीट लगा देते थे जो मैग्नेटिक फील्ड को इसको क्या करती थी, ये जो इसके अंदर जैसे कभी मान लीजिए कभी बन गया ये चीज़ हो गई, आपका कलर बिगड़ गया, तो एक ऐसे प्लेट लगा देते थे कॉपर की। वो प्लेट क्या करती थी? वो प्लेट करती ये थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, अच्छा ये होता था, तो इसको टेक्निकल भाषा में बोलते क्या था? इसको बोलते थे कि शैडो मास्क। क्या बोलते थे? शैडो मास्क। तो इस शैडो मास्क को जो रिमूव करने की विधि होती है, यानी कि अब रंग बिगड़ गया, इमेज धुंधली हो गई, तो इसके लिए जिस विधि का जो प्रक्रिया होती थी कि अब ये तो भैया हो गया है, अब इसको दूर कैसे किया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र का यूज करके इस जो चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रॉब्लम आती थी, और फिर चुंबकीय क्षेत्र का ही यूज करके इसको न्यूट्रलाइज किया जाता था। क्या किया जाता था? इसको न्यूट्रलाइज किया जाता था। कैसे यूज किया जाता था? कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता था? तो चुंबकीय क्षेत्र का यूज करके। किसका यूज करके? चुंबकीय क्षेत्र का यूज करके। चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो धैर्य बनाए रखिएगा, फिर बताते हैं। यहाँ तक हुआ। हमने क्या बताया कि आपकी जो टीवी होती थी कैथोड रे ट्यूब वाली, अगर उसके आसपास आप चुंबकीय क्षेत्र ले जाओगे तो उसका कलर और उसकी छवियां बिगड़ जाती थी। उस प्रॉब्लम को क्या बोलते थे? उस प्रॉब्लम को बोला जाता है शैडो मास्क। उस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? शैडो मास्क। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए? तो ये प्रॉब्लम जैसे आती थी वैसे ही इसको दूर किया जाता था। कैसे आती थी? तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आती थी। तो वही चुंबकीय क्षेत्र फिर से लाया जाता है, और ला करके क्या किया जाता है कि जो ये शैडो मास्क बना है, जो कलर बेकार हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाता था। अब इस प्रक्रिया को जो न्यूट्रलाइज करेंगे एक चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता था? डिगॉस
क्या बोला जाता है इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को डिगॉस बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ कंपनियां इसमें डिगॉस के लिए विशेष तकनीक का यूज करती थी। इसके चारों ओर एक ऐसे प्लेट लगा लेती थी कॉपर की, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती थी, तो आपका जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता था। तो जो अगर कोई भी शैडो मास्क होता था तो वो अपने आप रिमूव हो जाता था टीवी ऑन करने से पहले। टीवी ऑन करते झिलमिलाती थी वो, तो वो उस समय डिगॉसिंग होती थी, ठीक है। लेकिन कुछ जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिसमें कि मतलब जो कॉस्ट कटिंग करते हैं तो ये सब नहीं देते, तो वहाँ पे क्या होता है, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके यहाँ जो मैकेनिक आता है वो आपके ऐसे देखिए घर में जो है कोई पुराना स्पीकर ढूंढता है जिसमें वो उसके मैग्नेट लगा हो, और उस मैग्नेट को स्क्रीन के सामने ऐसे घुमाता है तो कलर वगैरह सही होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया को डिगॉस बोला जाता है। तो वही पूछ यहाँ पे क्वेश्चन, अब ये चीज़ें आप समझ गए ना, इतनी चीज़ें समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, तो कैथोड रे ट्यूब, इसका आंसर तो हमारा ये हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब अगला प्रश्न ये है कि कैथोड रे ट्यूब का जो मॉनिटर होता था उसमें चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमने बताया ना कि जो चुंबकत्व ये आ जाता था तो कलर खराब हो जाता था, इसको शैडो मास्क बोलते थे। फिर इसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? डिगॉस कहलाती थी। तो हमने ये चीज़ पहले ही समझ ली, ये प्रक्रिया क्या कहलाती थी? डिगॉस कहलाती थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जो आपकी विंडोज होती है, देखिए आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें जितने हमारा कंप्यूटर मोबाइल जहाँ पे भी हमारी जितने फाइलें होती हैं उन सब फाइलों का अलग अलग एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जो आपकी डॉक्यूमेंट पीडीएफ है तो वो डॉट पीडीएफ के रूप में सेव होगा। कोई और आपकी पीपीटी है, प्रेजेंटेशन वाली फाइल है तो वो डॉट पीपीटी या पीपीटीएक्स के रूप में सेव होगी। कोई आपका म्यूजिक है तो वो MP3 के रूप में सेव होगा या डॉट वेब के रूप में सेव होगा। तो अब हम यहाँ पे बताते हैं कि ये क्वेश्चन है कि साउंड फाइल से रिलेटेड है। किससे? साउंड फाइल से रिलेटेड है कि साउंड के लिए कौन से एक्सटेंशन का यूज किया जाता था, ठीक है। तो अब हम साउंड के लिए आपको एक एक्सटेंशन नहीं बताएंगे बल्कि कई सारे एक्सटेंशन बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले जो होता है वो आपका यही होता है .wav। इसको क्या बोलते हैं? वेव इंस्ट्रक्शन। इसकी क्या अच्छी बात होती है और क्या बुरी बातें होती है इस एक्सटेंशन की? तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड विंडोज साउंड्स का आपका है, स्टैंडर्ड है। मतलब जो आपके विंडोज़ में नॉर्मली जिस आपके एक्सटेंशन का यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है कि साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। अब क्वालिटी अच्छी अगर देगा तो फाइल की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी, तो फाइल की साइज़ भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फाइल की साइज़ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो अगर हमें अच्छी फाइल की क्वालिटी चाहिए और उसकी साइज़ बड़ी हो जाए तो उसके लिए किस एक्सटेंशन का यूज किया जाता है? WAV एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। इस एक्सटेंशन का आविष्कार किसने किया था, किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ है ना, जो हम विंडोज़ 10 11 यूज़ करते हैं या फिर आपका MS ऑफिस है, उस सबको किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों ने संयुक्त रूप से मिल करके इस एक्सटेंशन का यूज़ किया था। और ये एक्सटेंशन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का साउंड चाहिए तो उसके लिए ये सबसे स्टैंडर्ड एक्सटेंशन होता है .wav, ठीक है। अब और कौन से एक्सटेंशन होते हैं? अब आप जनरली जो हमें साउंड का एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है जो हम यूज़ करते हैं जो हमारे मोबाइल में, जैसे जो म्यूजिक्स वगैरह होती हैं वो .mp3 के रूप में, ये हमारा अगला एक्सटेंशन होता है .mp3। जनरली हम इसी का यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी तो थोड़ी सी कम होती है जो कि हमें पता नहीं चलती है, क्योंकि हम जनरली गाना सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ें सुन रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी ये प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। लेकिन और दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये साइज़ कम होती है। साइज़ कम होती है तो नॉर्मली हम अगर यूज करते हैं तो MP3 फाइल को स्टोर कर रहे हैं तो हमारा जो है स्पेस कम लगता है, स्टोरेज कम लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। इसको जो विंडोज़ का मीडिया ऑडियो बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं कि ये विंडोज़ का मीडिया ऑडियो एक्सटेंशन है। क्या है? विंडोज़ का, यहाँ पे लिखिए विंडोज़ का मीडिया ऑडियो एक्सटेंशन। जो आपकी मीडिया फाइल्स होते हैं ऑडियो वाली, वो आपका .mp3 के रूप में क्या होती हैं? सेव होती हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्योंकि MP3 तो इसमें है नहीं और साउंड फाइल के बारे में पूछ रहा है तो .wav हमने आपको इसके साथ में एक और एक्सटेंशन बता दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आप अगले प्रश्न के ऊपर। अच्छा, आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है। पहला होमवर्क है कि आपकी जो .jpeg या फिर आपका .jpg, ये किसका फाइल एक्सटेंशन है? नहीं पता हो तो आप इसको ढूंढ के लिखिएगा, ठीक है। अपनी नोटबुक में इन चीज़ों को लिखिएगा। .png किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है। अगला होमवर्क है कि आपका .gif किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है। इसका आप लोग खूब यूज करते हो, जो मीम्स वगैरह बनते हैं वो इसी जो है एक्सटेंशन में बनते हैं, ठीक है। अगला .bmp, इसको बोलते हैं बिट मैप इमेज फाइल, ये किस टाइप की फाइल का एक्सटेंशन है। उसके बाद .zip, ये किसका एक्सटेंशन है। इतना आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप
सारी चीज़ें लगभग इसमें से हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपका काम है कि इसको आज जाके रिवीजन करना, नोट्स में ढूंढना, नहीं मिल रहा है तो इसको सबको गूगल से सर्च करके लिखना, ये आपका होमवर्क है। कुछ आप लोग भी थोड़ा सा काम करिए, तो इससे क्या होगा कि आप जब इस पर थोड़ा सा ढूंढेंगे ना तो आपके दिमाग में चीज़ें याद होंगी। हमें बताने तो हम भी बता सकते हैं कि भाई जो जिप है वो कॉम्प्रेस फाइल क्या होती है, आपका जो बिट मैप इमेज है ये MS पेंट में डिफ़ॉल्ट रूप से यूज होती है। बताने को तो GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, हम बता दे रहे हैं, लेकिन इससे बताने का मतलब नहीं होता। हम अगर कुछ होमवर्क दे रहे हैं तो कुछ सोच के देते हैं। कुछ सोच के देने का ये मतलब है कि आप जाएंगे उसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपका दिमाग काम करेगा और दिमाग में वो चीज़ें सेव हो जाएंगी बिना याद किए हुए। अगला है कि प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है। देखिए, प्रिंटर के बारे में हमने आपको लास्ट शायद प्रीवियस 2-3 क्लास पहले हैं हमने आपको पूरा प्रिंटर के बारे में बताया था कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। नहीं याद आ रहा हो तो आप जाइए उस क्लास को रिवाइज कीजिए या उस अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हमारा आया है, बेसिकली हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा था, आपको याद होना। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स पढ़ा था, वो इम्पैक्ट था। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने कई सारे प्रिंटर्स पढ़े थे। नॉन इम्पैक्ट का मतलब है कि जो आपके पेज को डायरेक्टली छूते नहीं हैं, जो आपके पेज को छूते नहीं हैं, या तो इंक स्प्रे करके उस पर जो भी चीज़ें बनानी है, छवियाँ, आकृतियाँ, वो बना देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, वो आपका जो है लेज़र या फिर किसी अन्य सूखी इंक के माध्यम से या फिर तापमान के माध्यम से वो कुछ ना कुछ करते हैं। हालांकि पेपर को डायरेक्टली छूते नहीं हैं, पेपर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक होता था लेज़र प्रिंटर। क्या होता था? लेज़र प्रिंटर हमने बताया था। एक हमने बताया था इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है वो लेज़र प्रिंटर के बारे में है, क्योंकि ये जो पूछ रहा है ना कि कागज़ को धनात्मक आवेश, तो ये जो सिद्धांत काम करता है ये लेज़र प्रिंटर में काम करता है। अब ये काम कैसे करता है आप देखिए। याद आपको रखना कि जो लेज़र प्रिंटर होता है ना, इसमें सूखी इंक प्रयोग होती है। सूखी इंक का मतलब उसको क्या बोलते हैं? उसको टोनर बोला जाता है, टोनर का। अब आप सोचेंगे यार सूखी इंक कैसे प्रिंट कर देता है, तो इसमें प्रक्रिया क्या होती है। जैसे जो अब आपको कुछ चीज़ें प्रिंट करनी है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं कोरोना वायर, इसके अंदर कुछ लगे हुए उपकरण हैं जिसको क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं कोरोना वायर, ऐसे सुनते चलिए, कोरोना वायर। दूसरी चीज़ होती है लेज़र बीम, ठीक है, जिनका जिनका हमें प्रमुख यूज होता है उनका आप बता रहे हैं प्रिंटिंग करने में, लेज़र बीम। अगली चीज़ होती है एक ड्रम होता है। क्या होता है? एक ड्रम होता है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमें ये पेज प्रिंट करना है, हमने प्रिंट कमांड दिया, तो अब इस प्रिंटर के अंदर सबसे पहले क्या होगा पता है? ये जो कोरोना वायर है, ये कोरोना वायर क्या करता है, ये जो ड्रम है, ड्रम के ऊपर और कागज़ के ऊपर कोरोना वायर क्या करता है, इसमें हाई करंट दौड़ता है। क्या करता है? करंट दौड़ता है, और इसको क्या कर देता है? चार्ज प्रदान कर देता है, चार्ज प्रदान कर देता है। क्या करता है? चार्ज कर देता है इसको, ठीक है, इसको आवेशित कर देता है। आवेशित कैसे होती है चीज़ें आप पढ़े होंगे बचपन में, जब हम लोग कूलाम्स का नियम वगैरह पढ़ते होंगे 11th-12th में, या फिर 6th-7th में भी। ऐसे एकदम सिंपल एग्जांपल नहीं आता है कि आप बाल में कंघी रगड़िए, आपकी स्केल रगड़िए, तो किसी चीज़ पे जब ले जाइए पेपर छोटे छोटे टुकड़ों के करीब, तो वो अट्रैक्ट करता है। तो इस क्यों होता है? क्योंकि उसमें चार्ज आ जाता है। तो यही काम करता है आपका ये जो कोरोना वायर होता है। कौन ये काम कर रहा है? आपका जो कोरोना वायर है ये क्या कर रहा है? C फॉर कोरोना वायर, C फॉर चार्ज, चार्ज दे रहा है ड्रम और कागज़ को, ठीक है। क्यों देता है अभी हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी आती है लेज़र बीम। क्या होती है? लेज़र बीम। लेज़र बीम क्या करती है, जैसे आपके पूरे ड्रम के ऊपर क्या है, पूरे ड्रम के ऊपर ऐसे ड्रम होता है, इसमें चार्ज हो गया है, ठीक है, ये चार्ज हो गया है। अब ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को। तो जैसे हमें ये अक्षर प्रिंट करना है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को मत समझिए, ये समझिए कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अब आपको प्रिंटर का इंजीनियर नहीं बनना है कि प्रिंटर कैसे, मैकेनिक नहीं बनना है। जैसे मान लीजिए का को प्रिंट करना है, तो ये लेज़र बीम इस पर का ऐसे बनाएगी, खा ऐसे बनाएगी, गा, मतलब अब ये का खा गा घा में ये प्रिंट करना है तो ये बनाएगी, लेकिन ये दिखता नहीं है। लेज़र बीम क्या करती है? ये दिखता नहीं है। आप कहेंगे दिखता नहीं है तो कैसे लगेगा कि बन चुका है इस पर? अब लेज़र है तो ये पूरा ये चार्ज है ना, तो जहाँ पे का बनाना है इतनी दूर ये चार्ज को क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को हटा देती है। क्या करती है? चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देती है। इतनी दूर का जैसे लिखा है इतनी दूर में चार्ज नहीं होगा, खा जैसे लिखा है तो ये चार्ज नहीं होगा। तो इस प्रकार जो भी प्रिंट करना है, जो भी आकृतियां बनानी है, उस पर लेज़र बीम प्रिंटर पे अदृश्य रूप में उसको बना देती है। और ये जो अब इमेज बन रही है जो कि दिख नहीं रही है लेज़र के द्वारा, इसको बोलते हैं लेटेंट इमेज। क्या बोलते हैं? लेटेंट इमेज बोलते हैं। अब ये लेटेंट इमेज, इसके लेटेंट इमेज के ऊपर फिर टोनर आता है, चिपक जाता है। जो आपकी सूखी इंक होती है वो इसके ऊपर क्या होती है? चिपक जाती है, ठीक है। फिर आपका कागज़ होता है, क्योंकि कागज़ भी चार्ज है। जब कागज़ चार्ज है तो कागज़ इस इंक को अट्रैक्ट कर लेता है, उतने एरिया के इंक को,
और फिर क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर होता है, हीट दिया जाता है और उस टेम्परेचर के माध्यम से ये जो सूखी इंक है गीली होकर के आपके पेपर में जो भी हमें प्रिंट करना है वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं। अब इतनी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, इतनी चीज़ें क्या करनी है, आपको समझनी है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं समझनी है। बस फोकस किस में करना है कि कौन क्या काम कर रहा है। कोरोना वायरस हमें याद आ रहा है, कोरोना वायर की जगह वो भी ऐसे ही था, ठीक है। कोरोना वायरस सब लोग सुने होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो कोरोना वायरस को नहीं जानता होगा। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, इसमें कोरोना वायर बताया। ये क्या करता है, आपको याद रखना है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है कहाँ पे, आपके ड्रम पे और आपके कागज़ पे। लेज़र बीम क्या करती है, लेज़र बीम लेटेंट इमेज बनाती है। किस पे बनाती है, जो आपकी ड्रम है उस पर बनाती है। फिर वो जो ड्रम पे जो इमेज बनती है वो क्या करती है, वो उस पर आपका टोनर जाता है, चिपकता है। फिर वो टोनर जो रहता है वो पेज में क्या जाता है, वो जाता है और चीज़ों को प्रिंट कर देता है, जो हमें प्रिंट करने की चीज़ें होती हैं। तो अब आपको याद क्या करना है, यहाँ से याद ये करना है कि पूछेगा आपसे कि लेज़र बीम क्या करती है। तो लेज़र बीम क्या कर रही है, लेज़र बीम जो है ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, चार्ज का वितरण करती है। वितरण करने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमें प्रिंट करनी है उस आकृति में, उस पैटर्न में चार्ज को क्या करती हैं, उस पर ड्रम से उसको हटाती हैं उतनी दूर में, ठीक है। इतना आपको समझना है कि जो आकृति आपको बनाती हैं उस आकृति के रूप में क्या करती हैं ये लेज़र बीम, उस आपके रोलर के ऊपर जो कि पहले से ही चार्ज है, उस पर चार्ज कौन दिया है, तो वो आपका जो कोरोना वायर है, कोरोना वायर। ये कोरोना वायर क्या किया है, ये कोरोना वायर क्या करता है, चार्ज शुरुआत में जब प्रिंटर आप ऑन करते हैं तो ये चार्ज पूरे फैलाता है। किस पे फैलाता है, पूरे पेपर पे, पूरे पेपर पे और पूरे ड्रम पे, पूरे पेपर पे और पूरे ड्रम पे। फिर उसके बाद आपका आता है लेज़र बीम। लेज़र बीम क्या करती है, आपका जो ड्रम है, जो उसमें ड्रम होता है, उस ड्रम पे जो भी हमें प्रिंट करना है उस फॉर्मेट में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे का खा इतनी दूर में क्या करती है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। किस पे, आपके ड्रम पे। ये बात आपको याद रखनी है, लेज़र और कोरोना वायर। कोरोना वायर एक समान रूप से पूरे पेपर, पूरे ड्रम पे क्या करेगा, वो चार्ज को दे देगा, आवेशित कर देगा। लेकिन लेज़र बीम क्या करती है, जैसे का खा गा गा जो आकृतियां हैं इस रूप में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और अदृश्य रूप में आपकी एक आकृति बन जाती है जिसको कि लेटेंट इमेज कहते हैं। फिर वही जाके पेपर पे प्रिंट कर देती है, किसके माध्यम से, टोनर के माध्यम से, ठीक है। अब ये ड्रम जो होता है, होता क्या है, देखिए जो ड्रम होता है ना, इसके ऊपर एक होती है, ये ऐसे ड्रम होता है, ठीक है। इसी के ऊपर लेजर बना रही है, क्या बना रही है, जो इमेज की आउटलाइन बना रही है, जिसके हम लेटेंट इमेज बोल रहे हैं। तो अब ये जो रोलर होता है ना, इसके ऊपर एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है फोटो रिसेप्टर। क्या बोला जाता है, फोटो रिसेप्टर। अब ये सारी तकनीकी चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फोटो रिसेप्टर क्या होता है, ऐसे समझिए कि जो रोलर होता है उसके ऊपर एक आवरण चढ़ाया होता है जिसको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। और जो अभी हमने बताया कि लेटेंट इमेज, यानी कि जो इमेज की आउटलाइन बन रही है, जो भी हमें प्रिंट करना है उसकी जो आउटलाइन बन रही है वो किसके ऊपर बनती है, तो वो लेज़र जो बीम होती है वो आपके फोटो रिसेप्टर के ऊपर ही बनाती है। एक पॉइंट ये याद रखना है। उसके बाद हमने बताया कि जब आपका ये प्रिंटिंग होती है तो इंक जो टोनर सूखा होता है, उस सूखे टोनर को कागज़ पे अच्छे तरीके से सुखाने के लिए क्या किया जाता है, अच्छे से पिघला करके चिपकाने के लिए टोनर का यूज किया जाता है। टोनर सूखा होता है तो पिघलेगा कैसे, तो कागज़ को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, कागज़ को गर्म किया जाता है। कभी भी जो लेज़र प्रिंटर से कागज़ निकलता है आप देखिए वो हल्का हल्का हीट होता है, इसीलिए होता है। और ये गर्म करने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है फ्यूज़र यूनिट। कौन करता है, फ्यूज़र यूनिट। फ्यूज़र यूनिट कुछ तकनीकी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बस एक बार सुनते चलना है, फिर हम बता देंगे क्या क्या याद करना है, ठीक है। बस अब इतनी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है और ज़्यादा कुछ नहीं। हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। हमारा जो लेज़र प्रिंटर होता है, हमने बताया उसमें सूखी इंक का यूज़ सूखी इंक का यूज़ करता है। बेसिकली जो आपका ये किस तकनीक पर, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है, पहले कागज़ पे फिर ड्रम के ऊपर, ठीक है। ड्रम के ऊपर फिर लेज़र क्या करती है, आपकी छवियां बनाती हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और लेज़र जिसके ऊपर छवि बनाती है, जो ड्रम के ऊपर एक आवरण होता है, उसको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। जो आपके कागज़ को हीट कर रहा है उसको फ्यूज़र यूनिट बोलते हैं। अब आपको यही याद करना है, बस ज़्यादा ना समझ में आया हो तो जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है उसमें पूछेगा कागज़ को कौन करता है, तो फ्यूज़र यूनिट। पूछेगा कि जो लेज़र बीम इमेज बनाती है, लेटेंट इमेज जिसको बोलते हैं, वो कहाँ बनती है, तो वो फोटो रिसेप्टर पे बनती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पूछेगा कि चार्ज को, स्टार्टिंग में चार्ज को कौन जो है पूरे कागज़ को या फिर पूरे के पूरे ड्रम को कौन
उसको आवेशित करता है, कौन उस पर आवेश फैलाता है, तो वो काम आपका कौन करता है, वो काम आपका करता है कोरोना वायर। कौन करता है, वो काम आपका करता है कोरोना वायर। ठीक है, अब ये पूछेगा कि जो चार्ज होता है उसको विशिष्ट आकृतियों में डिस्ट्रीब्यूट करने का कौन काम करता है, तो वो लेजर बीम करती है। कौन करता है, लेजर बीम, यहाँ लेजर लिखा है, वो लेजर बीम करती है। ठीक है, और ये लेजर बीम कहाँ पे करती है, तो फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर कहाँ होता है, तो फोटो रिसेप्टर आपके ड्रम के ऊपर होता है। अब इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी है, आशा करते हैं कि समझ में आ चुकी होंगी चीज़ें। ठीक है, इतना हमने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब यहाँ पे देखिए फोटो रिसेप्टर क्या है, हमने आपको बताया फोटो रिसेप्टर के ऊपर क्या बनता है, आपकी इमेज बनती है। यहाँ पे ऐसा लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि इसके ऊपर लेजर बीम क्या बनाती है, आउटलाइन बनाती है, लेटेंट इमेज बनाती है। फ्यूजर यूनिट क्या है, फ्यूजर यूनिट कागज़ को गर्म करती है। बस आपको इतनी चीज़ें याद करनी है, ये कागज़ को गर्म करती है। फोटो रिसेप्टर पर इस पर क्या हो रहा है, इस पर लेजर बीम क्या बना रही है, इस पर लेजर बीम आउटलाइन बना रही है। किसकी आउटलाइन बना रही है, आपकी जो भी चीज़ें प्रिंट करनी है, जो भी इमेज टेक्स्ट प्रिंट करना है उसकी आउटलाइन बनाती है। कोरोना वायर क्या करता है, कोरोना वायर क्या करता है, यही काम करता है कि कागज़ या फिर जो आपका वो है आपका ड्रम है उसको क्या करता है, आवेशित करता है। तो कागज़ को वो हरदम धनात्मक आवेश देता है। ठीक है, और जो टोनर होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, तभी वो आके कागज़ से चिपक जाता है। टोनर कार्टेज क्या है, तो टोनर जिसमें टोनर रखा जाता है। टोनर क्या है, टोनर है आपकी सूखी स्याही। क्या है, सूखी इंक है, ड्राई इंक है। हमने आपको बताया था कि जो लेजर प्रिंटर में जिस इंक का यूज होता है वो ड्राई इंक होती है। तो राइट आंसर इसका तो हमारा सी हो जाएगा, लेकिन जितनी चीज़ें थी हमने बता दी, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, हर ऑप्शन में जो भी ऑप्शन है उनके बारे में, क्योंकि इस बार आपसे कोरोना वायर के बारे में पूछा, अगली बार पूछेगा कि लेजर बीम जहाँ पे बनाती है आउटलाइन इमेज वो क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए फोटो रिसेप्टर। अब हमने जितनी जरूरी चीज़ें थी सब हमने आपको बता दी है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन अगला है कि कौन सा कंप्यूटर पेरीफेरल आपको, कंप्यूटर पेरीफेरल का मतलब कंप्यूटर से जुड़ी जो परिधीय डिवाइसेस हैं जो बाहर से जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो, जो ऐसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ये सब होती हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। हमने बोला कि जो सीपीयू से चारों ओर से कनेक्ट होती हैं वायर के माध्यम से, वो पेरीफेरल होती हैं, और जो सीपीयू के अंदर होती हैं उसको सिस्टम यूनिट बोला जाता है। ठीक है, सिस्टम डिवाइसेस बोला जाता है। आगे देखते हैं कि भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर में सहेज रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे हैं, सहेज रहे हैं। हमने ये है स्कैनर, इसमें आपने पेज डाला, बुक डाला, इसको स्कैन किया, मतलब इसकी कॉपी बन गई, एक सॉफ्ट कॉपी, और वो जाके आपके कंप्यूटर में स्टोर हो गई। ये कौन काम करता है, ये काम आपका स्कैनर करता है। कौन करता है, ये काम स्कैनर करता है। प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर जो आपके कंप्यूटर में है उसको आपको प्रिंट करके देगा, आउटपुट देगा। स्कैनर क्या करता है, जो आपके बाहर का डॉक्यूमेंट है उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, स्कैन करके इनपुट का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम होता है। डिजिटल सिग्नल्स को ऐसे रूप में, जैसे जो भी कंप्यूटर का डिजिटल सिग्नल है, जो भी कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की है, वो अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हम देखें, कैसे देखते हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे अगर हम, ठीक है, आउटपुट डिवाइस, अगर हमें चीज़ें प्रिंट हो जाएं, प्रिंट, या तो हम आउटपुट को प्रिंट पे देख सकते हैं, या तो हम अपने आउटपुट को मॉनिटर पे देख सकते हैं। किस पे देख सकते हैं, मॉनिटर पे देख सकते हैं। जो भी प्रक्रिया हमारी संपन्न होने के बाद हम कैसे देखेंगे कि हमारी प्रक्रिया हो गई है, तो वो हमें कौन दिखाता है, वो हमें आउटपुट डिवाइसेस दिखाती हैं। तो प्रश्न का पूछने का यही मतलब है कि जब हमारा कोई काम कंप्लीट हो जाता है, कंप्यूटर क्योंकि डिजिटल रूप में काम कर रहा है, तो उस डिजिटल रूप का जो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम देख के समझ जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें कैसे दिखेगी, तो जहाँ पे दिखती हैं वो होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जहाँ से हम उसको इजीली आसानी से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स के लिए सुगम होता है, यानी कि आसान होता है। तो इसका क्या है, कीबोर्ड। अब ऐसे ऑप्शंस पे जाइए, मैं मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, पेपर में आया है, क्योंकि ऐसी हिंदी लिखी है आप नहीं समझ पाओगे, तो ऐसे जाइए कि उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम बनाता है। किसको सुगम बनाता है, डिजिटल सिग्नल को। मतलब कहीं ना कहीं ये डिजिटल सिग्नल को हमारे लिए सुगम बना रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं। अब कीबोर्ड पे बताइए, हम कुछ देखते हैं नहीं, ये तो हमारे लिए इनपुट जो होता है उसका काम करता है। स्टोरेज डिवाइस तो स्टोर करने का काम करती है, इनपुट डिवाइस तो बातों को अंदर तक पहुंचा रही है कंप्यूटर को। आउटपुट क्या करती है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसको ऐसे रूप में रूपांतरित करती है जो हम आसानी से देख और समझ सकते हैं। तो जो देख और समझ रहे हैं वो क्या हो गया, हमें सुगम हो गया। ठीक है, आसानी हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अभी ये जैसे फाइल है हमारी, इसमें सेव है, इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी का मतलब समझते हैं, सॉफ्ट कॉपी मतलब जो कंप्यूटर में, हार्ड कॉपी जिसको आप फिजिकली छू सकते हैं। तो अगर आपका कोई पेज है, जैसे हमारा ये अभी वर्तमान का ये पेज है, ये क्वेश्चन है, ये जब प्रिंट होकर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये इसकी हार्ड कॉपी है, और जब तक ये मेरे इस टैबलेट या कंप्यूटर के अंदर है तब तक ये क्या होगी, ये सॉफ्ट कॉपी होगी। तो ये काम कौन करता है, अब आप बताइए।
स्क्रीन करती है तो नहीं, स्क्रीन हमें सॉफ्ट कॉपी दिखाती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं तो आप ये सॉफ्ट कॉपी देख रहे हैं। जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो आप डिस्प्ले पे देखते हो वो सॉफ्ट कॉपी है। जब ये प्रिंट होकर बाहर आएगी तो ये हार्ड कॉपी हो जाएगी। कंप्यूटर नहीं, सीपीयू नहीं, सीपीयू तो अलग ही चीज़ है, ठीक है, वो तो दिमाग है कंप्यूटर का। प्रिंटर क्या करता है कि हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस उपकरण का यूज किया जाता है, प्रिंटर का, ठीक है। लास्ट के जो हमारे क्वेश्चन है, हमने बताया था ना, इनपुट आउटपुट के बाद हम प्रिंटर पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रिंटर से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, लेजर प्रिंटर से रिलेटेड, इंकजेट प्रिंटर से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस हम प्रिंटर का पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अगला है कि दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस आवश्यक है। दृश्य रूप से हमें देखना है आंखों से, बताइए। स्पीकर से सुनाई देता है, मॉनिटर से हाँ दिखाई देता है, प्लॉटर से तो प्रिंट होता है। जो बहुत बड़े बड़े चीज़ें होती हैं वो किस पे प्रिंट होती हैं, वो प्लॉटर पे। प्लॉटर में हमने क्या बताया था कि प्लॉटर में जो है यांत्रिक पेन्स लगी होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी छवियाँ, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स आपका प्रिंट करते हैं, जो बहुत बड़ा काम। जैसे आपको कुछ भी बहुत बड़ी प्रिंटिंग जो बहुत बड़े स्केल पर प्रिंट होगा, बहुत बड़े स्केल नहीं, सॉरी, जो बहुत बड़ा जैसे इकट्ठे, उसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो वो अब आप वो कहाँ से होगा, वो आपके प्लॉटर से होगा। जैसे बहुत बड़े बड़े जो बैनर होते हैं, ठीक है, जो आपके बहुत बड़े बड़े बैनर हो गए या पोस्टर हो गए, वो सारी चीज़ें कहाँ पे प्रिंट होती हैं, प्लॉटर पे। प्रिंटर पे भी प्रिंटिंग ही होती है, ठीक है। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर ही है, बड़े साइज का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लॉटर क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर ही है, बट उसका यूज जो बहुत बड़े बड़े जहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं जिसको प्रिंट करना होता है, वहाँ प्लॉटर का यूज होता है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रिंटर है प्लॉटर, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि आउटपुट डिवाइसेस हमें देखना है दृश्य रूप पे, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है, मॉनिटर हो जाएगा। प्रिंटर पूछेगा तो यहाँ पे अभी लिखा होता कि हमें वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर रहा है फिजिकल रूप में, तो वो काम कौन करता है, प्रिंटर करता है, जैसा कि हमारा इसके पहले वाला क्वेश्चन था। अगला है कि कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। यानी कि जो हमारा डेटा है, ये सेम वही क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है, आप जानते हैं। ये देखिए, ये सेम वही क्वेश्चन है कि डिजिटल सिग्नल को कौन ऐसी डिवाइस है जो रूपांतरित करती है जिससे उपयोगकर्ता को क्या होती है, आसानी होती है, सुगम होता है। सेम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज घुमा करके फिर पूछ दिया कि कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है, आउटपुट डिवाइसेस करती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो प्रोसेस कर रही है, जो भी प्रक्रिया चल रही है प्रोसेसिंग का काम करती है। मेमोरी स्टोरेज का काम करती है। इनपुट हमारे डिवाइस को कंप्यूटर तक पहुंचा रही है। आउटपुट डिवाइस क्या करती है कि जो डेटा है हमारा, जो प्रक्रिया हुई है, जो डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल है, उसको क्या करता है, उसको हमारे सामने ऐसे प्रदर्शित करता है छवियों के रूप में, आकृतियों के रूप में, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, और वो हमारे लिए आसानी होती है उस चीज़ को समझने में। तो ऐसी समझ हमें कौन प्रदान करता है, तो जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो हमारे पठनीय रूप में या सुनने योग्य के रूप में हमें वो प्रदान करती हैं, और उन्हें क्या बोला जाता है, आउटपुट डिवाइसेस बोला जाता है। क्वेश्चंस बहुत आसान है इस टॉपिक से, ठीक है। अगर आप आसानी से पढ़ लेंगे तो चीज़ें नॉर्मली से हो जाएंगी सॉल्व। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट के दौरान गैर, अब देखिए यहाँ से ये दरअसल ये आज की क्लास के लिए हम 20-21 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें पता था कि आज की क्लास छोटी होगी। छोटी का मतलब इसलिए छोटी होगी क्योंकि जो आज बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें तो थी नहीं, तो इसीलिए हम आज कुछ और 20+ क्वेश्चन देखेंगे 1 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। ये सीधा सा कहने का इसका मतलब है, कहता है, कह रहा है कि भैया वो कौन सा प्रिंटर है जो पेपर को डायरेक्ट स्पर्श नहीं करता है, बिना पेपर को छुए हुए दूर से या तो इंक स्प्रे कर देगा, या तो टोनर के माध्यम से बना देगा इमेज, ठीक है, या तो जो है आपका तो टेम्परेचर को रेगुलेट करके, यानी कि विद्युत संकेतों का यूज करके, या फिर तापमान गर्म करके, पेपर को हीट करके, पेपर को छुएगा नहीं, अन्य किसी माध्यम से, अन्य किसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रिंट करने का काम करता है। तो हमने बताया था कि 2 प्रिंटर होते हैं, एक को इम्पैक्ट बोला जाता है, एक को नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है जो पेपर को छू रहा है वो इम्पैक्ट होता है, जो पेपर को नहीं छू रहा है वो नॉन इम्पैक्ट होता है। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। अब आपकी होमवर्क है कि अभी आप कमेंट में करिएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। हालांकि हमने आपको पढ़ाया था नॉन इम्पैक्ट में, हमने आपको कौन पढ़ाया था, अभी हमने जब क्लास स्टार्ट की तब भी हमने रिवीजन किया था कि जो आपके लेजर प्रिंटर हैं, आपके इंकजेट प्रिंटर हैं, ये सब कहाँ आते हैं, ये सब आपके नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। इम्पैक्ट में कौन सा आता है, आपका डेजी व्हील आता है, डेजी व्हील के बाद डॉट मैट्रिक्स आता है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब क्या आते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। लेजर और इंकजेट ये सब नॉन इम्पैक्ट हैं, ठीक है। इम्पैक्ट में कौन है, आपके डेजी व्हील प्रिंटर है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये सब कहाँ पे आते हैं, ये सब आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के जो जी इंपॉर्टेंट थे उनको हमने अलग से लिखवाया, आप जाकर नोट्स देखिएगा फिर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स। टाइम ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं। डीपीआई का क्या मतलब होता है, डीपीआई का मतलब होता है, डीपीआई का फुल फॉर्म पहले जानिए क्या होता है। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है कि डॉट्स पर इंच। क्या होता है डीपीआई का फुल फॉर्म, डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। अब आप कहेंगे डॉट्स पर इंच का क्या मतलब है, देखिए जब भी प्रिंटर प्रिंट करता है तो वो छोटे छोटे जैसे उसको का प्रिंट करना है ना, तो वो ऐसे छोटे छोटे डॉट ऐसे करके ऐसे का प्रिंट करता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं डॉट्स
पर इंच, मतलब 1 इंच में वो कितने डॉट्स को डाल रहा है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, अगर डॉट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो प्रिंट क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, डॉट्स ज़्यादा तो प्रिंट क्वालिटी अच्छी, डॉट्स पर इंच कम है तो प्रिंट क्वालिटी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आप लोग पढ़े होंगे मॉनिटर में, जैसे मॉनिटर की क्वालिटी पीपीआई से देखी जाती है। पीपीआई क्या होता है, पीपीआई को बोलते हैं पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच। जैसे इसमें जो है फिजिकल रूप में डॉट्स पड़ते हैं, वैसे जो आपका मॉनिटर होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे डॉट्स होते हैं जिसको पिक्सल्स बोला जाता है। ये रंगीन पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है डिस्प्ले पे। जैसे अभी हमारा डिस्प्ले आप देख रहे होंगे ना, ये ऐसा क्लियर नहीं है, इसके अंदर से छोटे 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 क्या है, पिक्सल्स हैं। अब ये पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे 1 इंच में, उतनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी क्या होगी, जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, अच्छी होगी, ठीक है। कुल मिला के वही बात हर जगह है। और जितनी कम होंगे पिक्सल्स, वो क्या होंगे, उसकी डिस्प्ले की क्वालिटी उतनी ख़राब होगी, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर डॉट्स ज़्यादा हैं तो क्वालिटी अच्छी होगी, डॉट्स कम है पर इंच में तो क्वालिटी ख़राब होगी। तो डीपीआई का यूज आपसे पूछा जाए क्यों होता है, तो प्रिंटिंग की क्वालिटी के लिए, प्रिंटिंग की क्वालिटी के लिए क्या चेक करती है, प्रिंटिंग की क्वालिटी बताती है, प्रिंटिंग की, प्रिंटर की आपकी क्वालिटी बताती है जो डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ है। और पीपीआई क्या बताता है, तो ये डिस्प्ले का क्वालिटी बताता है, डिस्प्ले का क्वालिटी बताता है। चीज़ें लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे डॉट्स हैं, वहाँ पे पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स पर इंच और डॉट्स पर इंच। तो डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा है तो डॉट्स पर इंच हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट को सबसे अधिक जुड़ी हुई, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में। अभी देखिए, समझिए पहले होता क्या है। अब यहाँ पे आइए, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन से पहले हम आपको समझने वाली चीज़ें बता रहे हैं। ये है आपका कंप्यूटर, आप बोलेंगे हाँ ये है हमारा कंप्यूटर। अब आपने इससे जोड़ रखा है अपने प्रिंटर को, हाँ आप बोलेंगे हाँ हमने जोड़ रखा है प्रिंटर को। अब आप हमसे लेते हैं पीडीएफ नोट्स, आप कहेंगे हाँ हम पीडीएफ लेते हैं। उस पीडीएफ आप प्रिंटर में तो देखते नहीं, कंप्यूटर में देखते हैं। फिर कंप्यूटर में जाके प्रिंट क्या करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं और प्रिंटर से फटाक से चीज़ें क्या होती हैं, प्रिंटिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये यहाँ से, अब जब कंप्यूटर प्रिंटर के पास प्रिंट का ये कमांड भेज रहा है, तो ये मतलब इससे कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है ना, संवाद स्थापित कर रहा है कि भैया ये पीडीएफ है और इसको क्या कर दो, इसको आप कर दो प्रिंट। तो कम्युनिकेशन स्थापित करता है ना आपका कंप्यूटर प्रिंटर से। तो ये कम्युनिकेशन स्थापित कैसे करता है, अब हमने बोला कि जो ABCDEFGH है ये हम समझते हैं, प्रिंटर कंप्यूटर ये सारी चीज़ें ये सब नहीं समझती हैं। इनको एक विशेष कोडिंग मतलब मशीनी भाषा के रूप में समझाना पड़ता है कि भैया ये चीज़ है ऐसे करो, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्थापित कौन करता है, ये कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए ये संवाद कौन स्थापित करेगा, इसके लिए भी कोई ना कोई भाषा बनी होगी, कोई ना कोई सिस्टम बना होगा। तो इस कमांड को देने के लिए जो है यूज होता है, आपकी दो चीज़ों का यूज होता है, यानी कि दो जो हैं आपके प्रोग्राम्स हैं जिनका यूज जो है कंप्यूटर से प्रिंटर को संवाद स्थापित करने में। जब भी कोई प्रिंट करता है, जब कमांड देता है, तो वो कम्युनिकेशन स्थापित करने में दो प्रोग्राम हैं जो हेल्प करते हैं। एक है एडोबी का, उसको एडोबी ने बनाया हुआ है, उसका नाम है पोस्ट स्क्रिप्ट। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पोस्ट स्क्रिप्ट। ध्यान से सुनते चलिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। पोस्ट स्क्रिप्ट। दूसरा है आपका, इसको HP ने बनाया है। दोनों कंपनियों का आप नाम सुने होंगे। इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं PCL। PCL का मतलब प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। ये दोनों क्या है, विशेष प्रकार की एक लैंग्वेज हैं, दोनों हैं क्या हैं, भाषाएं हैं। ये क्या काम करती हैं, ये आपसे पूछे क्या काम करती हैं, तो ये आपका काम करती हैं कंप्यूटर से प्रिंटर के बीच में जब कम्युनिकेशन स्थापित होता है, जब कंप्यूटर प्रिंटर को बताता है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो वो कैसे बताता है, उसके लिए दो भाषाएं बनाई गई हैं। एक का नाम है पोस्ट स्क्रिप्ट जो कि एडोबी ने बनाया है, दूसरे का नाम है PCL प्रिंटर कमांड लैंग्वेज जिसको कि HP ने बनाया है। अब इसका यूज कहाँ होता है, आप जानिए। जो एडोबी ने बनाया है ना, ये जो लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर को यूज किस लिए हो रहा है पता है ना। अब दोनों में अंतर बता रहे हैं। जब आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंटिंग चाहिए होता है, बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता का प्रिंट आपको चाहिए होता है, तो आपको यूज करना होता है एडोबी का पोस्ट स्क्रिप्ट। लेकिन जो HP वाला है काम ये भी यही वही करता है, लेकिन इस पोस्ट स्क्रिप्ट की तुलना में इसकी गुणवत्ता क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। इसकी गुणवत्ता क्या होती है, कम होती है। अब आप कहें तो हम आपको एक बार रिवाइज करवा दें चीज़ों को, कुछ नहीं है। हमने बताया कि जब आपका कंप्यूटर होता है प्रिंटर, कंप्यूटर को किसी भी डिवाइस से काम करवाने के लिए वो उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा। जैसे हम हैं, आप हैं, आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप उससे जाके बोलोगे ना। लेकिन अगर वो फ्रेंच समझता है और आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उन दोनों के बीच में इंग्लिश एक लोग समझते हो, तो दोनों लोगों को संवाद स्थापित करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना, ठीक है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो वही है, जैसे मान लीजिए एकदम छोटी सी बात, वो एग्जाम्पल जाने दीजिए, वो यहाँ पे नहीं फिट बैठेगा।
एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि जैसे आप हैं, हमें आपसे बात करनी है, तो आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई माध्यम लोगे ना, जैसे फ़ोन करोगे, हमें ईमेल करोगे, कुछ ना कुछ चीज़ें करोगे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे चैट करोगे, कुछ ना, तो किसी माध्यम का यूज़ करोगे ना हमसे संवाद स्थापित करने के लिए। तो ऐसे ही जब कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ संवाद, इसको कोई इंस्ट्रक्शन देना रहता है कि भैया ये प्रिंट करो, वो प्रिंट करो, तो वो कैसे देता है, तो उसको देने के लिए जो संवाद स्थापित करने का माध्यम होता है वो होती है कुछ भाषाएं, और वो वर्तमान में जिन दो भाषाओं का यूज किया जाता है, एक का नाम है आपका पोस्ट स्क्रिप्ट और दूसरे का नाम है पीसीएल। तो पोस्ट स्क्रिप्ट और पीसीएल के माध्यम से कंप्यूटर प्रिंटर से संवाद स्थापित करता है, ठीक है। अब पोस्ट स्क्रिप्ट का यूज वहां किया जाता है जहां पे उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाली आपको चीज़ों को प्रिंट करना है, और एचपी भी सेम काम करता है, लेकिन एचपी का जो प्रिंटर कमांड लैंग्वेज है, ये इसकी थोड़ी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। चीज़ें दोनों एक ही हैं, ठीक है, चाहे आप जिसका यूज करें। ये जब आप प्रिंट कमांड देते हो उसके बाद जो आपको दिखता है इंटरफेस पेज, वहाँ पे ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप सारी चीज़ें देखते हो कि क्या होगा, क्वालिटी कैसी होगी, चीज़ें कैसी होगी, वो सारी चीज़ें। तो बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि कौन से अपृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो हमने बताया कि उच्च गुणवत्ता जब आपको चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा पीसीएल प्रिंट कमांड लैंग्वेज। आप कहेंगे नहीं, एचटीएमएल तो इससे कोई संबंधित है नहीं है, ये तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, इसका भी यहाँ पे यूज नहीं है। अभी हमने इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ा, पीसीएल और पोस्ट स्क्रिप्ट। हमने बताया दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन अंतर आपसे अगर हाई क्वालिटी से पूछ रहा है तो वो काम कौन करेगा, आपकी पोस्ट स्क्रिप्ट करेगी। कौन करेगी, पोस्ट स्क्रिप्ट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपसे हम डेली बोलते हैं कि यदि हम समझाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमारा आपका कोई संवाद स्थापित नहीं हो रहा है, क्लास यहाँ पे लाइव नहीं है कि हम पूछ लें आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप हमारे सामने नहीं बैठे। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, ऐसे कहीं पे भी कोई समस्या रहती है, कोई लग रहा है कि कहीं पे कोई फैक्ट गलत है, कहीं पे कोई कंटेंट में मिस्टेक है, हमने कहीं पे गलत लिखा हुआ है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो सारी चीज़ें आप कमेंट में किया करिए। आपका जितना भी कमेंट होता है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसका रिप्लाई देंगे समय से, ठीक है। बाकी चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है, इंक का छिड़काव, इंक स्प्रे। तो इंक का यूज कौन करता है, इंकजेट प्रिंटर करता है, एकदम सीधी सी बात है। लेजर प्रिंटर में तो टोनर का यूज होता है, टोनर और लेजर के माध्यम से लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर भी नहीं होगा। डॉट मैट्रिक्स तो ये तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, इसमें स्याही का छिड़काव नहीं होता है, बल्कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता क्या है ना, कैसे पीछे बहुत सारी पिन लगी होती हैं, आगे एक रिबन होता है। अब जो भी प्रेस करना है तो ये पिन और इस पेपर पे मारेगी, खटाक 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 ऐसे इस पे जाके लड़ेगा और यहाँ पे चीज़ें प्रिंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे स्प्रे पूछ रहा है, स्प्रे का मतलब डायरेक्ट टच में नहीं होगा। टच में नहीं होगा तो पहली बात तो जो इम्पैक्ट है वो ऐसे ही हट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। लेजर में क्या करता है, ये सूखे टोनर का यूज करता है, इसमें विद्युत आवेशों का यूज होता है, उसके माध्यम से जो है क्या होता है, ये आवेश एक पॉजिटिव आवेश होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके माध्यम से लेजर काम करता है। लेकिन जो लिक्विड इंक का स्प्रे के माध्यम से जो प्रिंटिंग होती है वो इंकजेट प्रिंटर्स में होती है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का यूज करते हैं। करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का यूज करते हैं, तो ये एकदम रटने वाली चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिए कि जो करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ये यूज करते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड को। अब करेक्टर इंपैक्ट का मतलब समझिए, हमने बोला कि जो भी इंपैक्ट प्रिंटर होगा, पहली बात तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं ना तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ नहीं पता कैसे, हमने बोला इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट इसमें आया ना, तो पहले तो सबसे पहले आपका काम है कि इंपैक्ट ढूंढो। इंकजेट इंपैक्ट है तो आप कहेंगे नहीं ये नॉन इंपैक्ट है, ये स्प्रे करता है, पेपर को छूता नहीं है, जो पेपर को छूता है वो इंपैक्ट होता है। लेजर इंपैक्ट है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड, हाँ आप कहेंगे हाँ ये डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील जो था यही दो होते हैं जो इंपैक्ट प्रिंटर हमने अभी एग्जांपल में आपको बताया, तो इसका आंसर तो ऐसे ही निकल आएगा। थर्मल प्रिंटर हिंट, ये भी आपका नॉन इंपैक्ट होता है, ठीक है। थर्मल का जो यूज होता है, जो हमने बोला था ना कि तापमान विशेष प्रकार का कागज होता है, उसमें टेम्परेचर के माध्यम से उसमें प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये सब नॉन इंपैक्ट है। बट यहाँ इंपैक्ट की बात कर रहा है तो इंपैक्ट कौन होता है आपका, डॉट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर ये आपका डॉट मैट्रिक्स हो गया। इसमें होता क्या है ना, डॉट मैट्रिक्स में ऐसे पीछे कई सारी पिन्स होती हैं, ये बहुत तेज आवाज करके जो प्रिंट करता है ना, खच 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 करके, वो वाले ये प्रिंटर होते हैं, इसमें पिन होती है, ठीक है। आगे एक ऐसे रिबन लगा हुआ होता है जिसमें इंक होती है। अब जैसे का प्रिंट करना है तो ये प्रिंट ऐसे जाएंगी खटाक से, यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट बना के जो है खटाक से इस पेपर में जाके लड़ेंगी, खटाक से इस पेपर में लड़ेंगी, मतलब इस कॉन्सेप्ट से ये आपके चीज़ों को, छवियों को बनाती हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट पेपर में जाके ये पिन ऐसे टच करती है पेपर को, ठीक है। और जो भी कैरेक्टर बनाता है उसको ऐसे इम्पैक्ट करके बनाती है। तो वही पूछ रहा है कैरेक्टर इम्पैक्ट, मतलब पूरे कैरेक्टर को। ये आप जैसे टाइप राइटर देखे होंगे, टाइप राइटर जिस सिद्धांत पे वर्क करता है ना, सीधे पेपर पे जाके वो लेटर ऐसे बनाता है, उसी सिद्धांत पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है, जो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है।
तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है और इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा इसमें से एक ही है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको जाके अपने नोट्स में रिवाइज करना है, क्योंकि हम लास्ट टाइम आपको सारे प्रिंटर्स के बारे में बताएं जितने भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इम्पैक्ट है कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उसको आपको रट लेना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। अगला है कि गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बना, नॉन इम्पैक्ट, गैर प्रभाव का मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के लिए किन तकनीकों का यूज किया जाता है। तो हमने पहले ही बताया कि ये तो आपका इंक स्प्रे करेगा, ये तो आपका वो जो है चार्ज वाला सिस्टम लेजर प्रिंटर जिस पे वर्क करता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज देगा। या तो टेम्परेचर एक विशेष प्रकार का पेपर होता है जो तापमान के माध्यम से आपकी प्रिंटिंग का काम करता है। तो देख लीजिए इसमें कि लिखा है कि लेज़र तकनीक, हाँ बिल्कुल लेज़र तकनीक। इंकजेट, हाँ बिल्कुल इंकजेट स्प्रे करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियाँ, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियाँ, ठीक है, इसके माध्यम से भी बनाता है। अगला है कि केवल इंकजेट, तो आप कहेंगे नहीं केवल इंकजेट नहीं, केवल थर्मल, केवल थर्मल नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि इन सारी तकनीक्स का वो यूज करके क्या बनाता है, वो करता है आपका प्रिंटिंग जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज का वितरण कौन करता है। आपका ये जो ड्रम है ये घूम रहा है, उस पर चार्ज का वितरण कौन करता है, इसका आंसर आप बताइए। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन गर्मी, तो गर्मी का काम तो हमारा कौन करता है, जो गर्म करने का काम, वो जो फ्यूज़र यूनिट होती है वो पेपर को गर्म करती है, तो उस वो चार्ज का वितरण थोड़ी ना करती है। फिर है अगला कि स्याही का अनुप्रयोग, इंक का एप्लीकेशन, इंक का तो इसमें यूज होता ही नहीं, इसमें टोनर का यूज होता है, ये भी गलत है। हमने बताया था जो लेजर बीम वो क्या करती है, जो आपका ड्रम होता है, जो आपका पेपर होता है, उस पर चार्ज वितरण करने का काम कौन करता है, आपका लेजर यूनिट, जो लेजर बीम होती है वो काम करती है, ठीक है। सॉरी एक बात, हाँ हमने जब हम आपको पढ़ा रहे थे दो चीज़ों का नाम बताए थे, एक का नाम था कोरोना वायर, कोरोना वायर, और दूसरे का नाम था आपका लेज़र, दूसरे का नाम था हाँ लेज़र। तो हमने बताया था कि जो कोरोना वायर होता है ना, ये जो आपका पेपर है, जो आपका ड्रम है, इस पे शुरुआत में जो इसको चार्ज करने का काम करता है वो कोरोना वायर करता है। लेकिन लेज़र क्या करता है, जो आपकी इमेज की जो आउटलाइन बनानी है उस हिसाब से चार्ज का वितरण, जैसे जो भी जैसे का बनाना है तो का सेम का की एक इमेज वो उसमें बनाएगा जो दिखेगी नहीं लेजर, और उस हिसाब से जो भी आउटलाइन जितनी भी चीज़ें हमें प्रिंट करनी है उस चीज़ की आउटलाइन के हिसाब से चार्ज का वितरण कौन करता है, तो आपका लेजर करता है, ठीक है। वैसे तो इसमें ऑप्शन ही थे कि आपको इतना लेजर और कोरोना में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लेजर ही इसका आंसर सीधे से आपको दिख रहा है, बाकी चीज़ें तो डायरेक्टली रिलेट ही नहीं करती हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न पे। ये चीज़ें समझ में आई, स्टार्टिंग में हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो उसको कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। वैसे हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगला कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं। जो हाई क्वालिटी वाले प्रिंटर होते हैं, उच्च गुणवत्ता है, तो वो कैसे बनाएंगे जो है अच्छी छवि, अच्छा पैटर्न कैसे बनाते हैं बताइए। क्योंकि हमने बताया कि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसमें एक ही चीज़ होती है, क्योंकि वो डॉट्स, जितनी ज़्यादा डॉट्स रहेंगे ना उतनी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ इमेज बनाएगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी और उतनी चीज़ों को वो आराम से बना लेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई तिरछा मिर्चा पैटर्न बनाना है, अब अगर उसमें कम डॉट्स है तो एक डॉट वो यहाँ रखेगा, एक डॉट यहाँ, तो ये उतनी क्वालिटी कम रहेगी। लेकिन जब पर इंच में डॉट की संख्या बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं तो ये जो कॉर्नर वार्नर है ये बहुत अच्छे से बना देता है। तो बेसिकली अगर इतने दिमाग में रखना है कि क्वालिटी अच्छी होगी तो वहाँ पे डॉट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसमें ढूंढिए डॉट्स, रंगों की संख्या बढ़ाकर नहीं, रंग तो वही उसके पास हैं जो हैं, ठीक है। बेसिकली जो 3 रंगों का यूज होता है, ठीक है, 4 रंगों का यूज होता है आपका प्रिंटर में, उसी के आधार पे वो सारे कलर्स को बना के प्रिंट करते हैं। तो कोई रंगों की संख्या से ये नहीं बदलता। बड़े आकार के कागज पर प्रिंट करोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। समग्र प्रिंट को गति कम कर दो, स्पीड कम कर दो, नहीं, स्पीड कम करने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है जब कभी भी आप प्रिंटर पे 300 डीपीआई का निकालोगे, 300 डॉट पर इंच पे निकालोगे और 1200 डॉट्स पर इंच पर पेपर निकालोगे, क्योंकि अब प्रिंटर को डॉट्स ज़्यादा बनाना है तो स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। इस पर स्पीड फटाक से 300 ही डॉट्स बनाना है तो स्पीड अपने आप तेज रहेगी। अगला है कि आसन्न बिंदुओं पर बाई शिफ्टिंग डॉट पोजिशंस टू अलाउ, ठीक है, लिखा है कि आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये प्रिंट करना है, इसका मतलब समझिए, तो थोड़ी तिरछी आकृति ऐसे प्रिंट करनी है, तो जब आपके पास डॉट्स ज़्यादा हैं, तो जैसे आप मान लीजिए डॉट्स ज़्यादा हैं तो डॉट्स ज़्यादा होने का मतलब डॉट्स छोटे हो जाएंगे, एक आपके इंच में बहुत सारे डॉट्स होंगे। तो ये जो कॉर्नर है मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, आपका डॉट्स ज़्यादा है तो इन सारे छोटे छोटे यहाँ पे कॉर्नर वगैरह है ना, इन पे ऐसे ओवरलैप करके डॉट्स करके इनको बढ़िया से ऐसे प्रिंट करता है। तो वही है, ठीक है, आपको इतना दिमाग में रखना है कि डॉट्स ही जो होता है वो सारी क्वालिटी को मेंटेन करता है कि 1 इंच में कितने डॉट्स हैं। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे वो ओवरलैप करके चीज़ों को क्वालिटी को उतनी अच्छी, उतनी मतलब जो उसकी छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, बारीकियाँ होती हैं, उस सबको वो बढ़िया से प्रिंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आज का अगला प्रश्न क्या है, ये आपका है प्रिंटर है, इसको हमें मैच द कॉलम में करना है। इसका देखिए लिखा है इंकजेट, तो हम इधर से चलते हैं, बहुत
3D ये लिखा है कि पहला 3D ऑब्जेक्ट्स, तो 3D ऑब्जेक्ट्स कौन प्रिंट करता है? आजकल जो 3D प्रिंटर्स आ गए हैं वो क्या करते हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करते हैं। अगला है कि इम्पैक्ट प्रिंटर, जो पिन का यूज करके इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो पिन का यूज कर रहा है और रिबन का यूज कर रहा है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर कौन होगा? इम्पैक्ट प्रिंटर तो इसमें हमें एक ही दिख रहा है, इंकजेट भी जो है हमारा नॉन इम्पैक्ट है, लेजर भी नॉन इम्पैक्ट है, तो डॉट मैट्रिक्स जो क्या है वो हमारा वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। उसके बाद लेज़र लिखा है, टोनर पाउडर का उपयोग कौन करता है? तो लेज़र करता है। तीसरा जो है इसका लेज़र टोनर पाउडर का यूज करता है, ठीक है। लिक्विड को स्प्रे कौन करता है? तो इंकजेट। देखिए वही क्वेश्चन वहाँ रिपीट होकर, देखिए अब ये आप कहेंगे ये कठिन क्वेश्चन है, लेकिन कठिन कैसे है? क्योंकि सारी चीज़ें पहले वो वन लाइनर में पूछा है, अब वो टेबल फॉर्मेट में पूछ चुका है। जो पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रीवियस ईयर जब आप प्रश्न देखते हैं, जब आप क्लास देखते हैं, तो आप खुद ही दिमाग में देखा करिए कि कैसे सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्मेट बदल के कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए अभी अगर हम पिछला पूरा प्रीवियस ईयर किए होते तो जब इस परीक्षा में बैठते तो अगर ये पेपर टफ, कोई कहता कि ये पेपर टफ है, नहीं, जो प्रीवियस ईयर करके गया होगा ये वो इस परीक्षा में बैठता जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आसानी से सॉल्व कर लेता कि ना कर लेता? तो आप बोलेंगे हाँ आसानी से सॉल्व कर लेता, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। देखिए कहीं है तो हाँ ऑप्शन बी में है हमारा चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है अब यहाँ से हम देखेंगे कल, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो चुकी है। बताइएगा क्लास कैसी लगी? आज हम काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं, हमें लगता है कि लगभग आज हमने 30 प्रश्नों को कवर किया 1 घंटे में। क्यों कवर किया है? क्योंकि ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें थी नहीं, जो प्रिंटर से और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड चीज़ें थी उसको हमने आपको समझाया। प्रिंटर की कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके थे, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, और इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ उदाहरणों को हमने पहले ही देखा था। आज आपका होमवर्क है कि उन चीज़ों को जाकर के आपको रिवाइज करना है। बाकी जो भी चीज़ें थी, जहाँ पे जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी हमने आपको समझाया, उतनी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया गया। बाकी किसी को कोई समस्या लगती है, कोई भी आपको सुझाव देना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है कंटेंट में, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आई होगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल को और सपोर्ट करिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा और अच्छे आपके लिए और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाए जाएँ, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथी पहले से ही सब्सक्राइब किए हैं वो आप किसी ग्रुप में जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। आज की क्लास देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।